जो देश को देश न समझे बेचने का काम करें, उनसे आप सुरक्षा की बात करते हैं। इनके सामने बेरोजगारी प्रश्न नहीं है, विकास प्रश्न नहीं है, और राष्ट्र की सुरक्षा प्रश्न नहीं है। अगर प्रश्न होता तो चीन हमारे अंदर कितना ढुक के आ चुका है, इस पर भी कोई बात नहीं है। इनके सामने केवल हिंदू राष्ट्र बनाने की चिंता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की चिंता है, और नाम बदलने की चिंता है। अरे भाई, आज भी तो तुम्हारा ही राष्ट्र है, केवल संविधान सेकुलर है, काम तो वही कर रहे हो। वो पत्थर चला रहा है तो घर गिरा रहे हो, और जो ट्रेनें फूकी गई, बसें लूटे गए, पथ फूके गए, उनके ऊपर आप क्या कर रहे हो? कर तो वही रहे हो जो तुम चाह रहे हो, केवल नाम नहीं बदल पा रहे हो, इसकी चिंता है। नाम शहरों का बदल दो तो विकास हो जा रहा है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूप। इस वक्त पूरे देश की नजर महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बचेगी या जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ एमएलए को लेकर के एकनाथ शिंदे सूरत में है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या कुछ वाला है। पीछे पीछे ये बात साफ होती नजर आ रही है कि उन्होंने इशारे बीजेपी के किए हैं, लेकिन क्या वो सरकार गिरा पाएंगे, क्या होगा, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं एनसीपी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो कल मुंबई में थे, आज नागपुर में हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है, आपने हमें वक्त दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को। आप बताइए कि क्या कुछ हालात हैं जो इस वक्त मुंबई से आप आज ही सुबह पहुंचे हैं, कैसे हालात हैं, कितना कॉन्फिडेंस है, सरकार बचेगी नहीं बचेगी, क्या कुछ सूरत हाल है, ये जानना चाहते हैं लोग। पहले आपके दर्शकों का अभिनंदन करते हुए अब आपके सवाल की तरफ आता हूं। काजमी साहब, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, ये बचेगी या बनते नहीं बचेगी? नहीं, वो एक बात है। हाँ। बनेगी नहीं बनेगी उस जमाने में भी एक प्रश्न था, हाँ। क्योंकि बहुमत तो सबसे बड़ी पार्टी भाजपा थी। भाजपा ने 3 दिन के लिए सरकार बनाई। फिर उद्धव जी जो हैं विचारधारा में कुछ लाए और हम हमारे साथ बैठे सरकार बनी। सरकार जिन परिस्थितियों में बनी, आज वो परिस्थितियों में सरकार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ये सामने दिखाई दे रही है। हम इस खतरे से इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन खतरे से खेल कर बाहर निकलने का खिलाड़ी हमारे पास आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब हैं। इसलिए हम ये भी आशा रखते हैं कि इस खतरे को हम खेल करके बाहर निकल जाएंगे। इसमें संवैधानिक भी हमें 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता आप जानते हैं कि दल बदल कानून में संशोधन होते हुए ये हो चुका है कि 2/3 अगर लोग अलग होंगे तो वो वैधानिक माना जाएगा, उससे कम होंगे तो वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे और संवैधानिक होंगे, और वो भी विधानसभा के अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है कि निर्णय क्या लेगा। दूसरी चीज आपको बताता हूँ, ये बातें बहुत दिन से चल रही थी, खटपट 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 चलता है। आप जानते हैं ना कि कोई भी चीज, अगर गाड़ी का चक्का भी बिगड़ना हो तो पहले अपना साउंड दे देता है, खुटपुट खुटपुट की आवाज आती है। तो यहाँ खुटपुट खुटपुट तो चल ही रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले शिवसेना के विधायकों ने कहा था कि हमारे ऊपर ईडी सीआईडी और इस तरह के जांचें चल रहे हैं, सरकार उसके लिए कुछ करे। और ये सरनाइक ने बोला, किसने बोला, क्या बोला, सेंट्रल से दबाव जो बनने लगा था। आप जानते हैं कि राजनीति में कैसे कैसे लोग आमदार खासदार और चौकीदार और मंत्री हैं, कहने की जरूरत नहीं है, जनता अच्छी तरह से जान गई है कि ये भी एक तरह का अजूबा खेल हो चुका है। पहले जैसा राजनीति नहीं रह गया, जिस राजनीति में नीति होती थी, नैतिकता होती थी, मानवता होता था, व्यवहार होता था, और जिसमें हम विचार के लिए सरकार में नहीं जाते थे और सरकार को विचार के लिए झुकाने का काम करते थे। अब हम सरकार के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। इस तरह की राजनीति भारत की हो चुकी है, और जब इस राजनीति में हम आ चुके हैं तो संभावनाओं के खेल में हम दोनों संभावनाओं को देख सकते हैं कि कुछ न कुछ हो सकता है। कारण यह है कि आज ये शिवसेना चौथी बार टूट रही है।
एक बार राज ठाकरे बाहर हुए, दूसरे बार हमारे भुजबल साहब बाहर हुए, जो बाद में निकल के कांग्रेस में गए, कांग्रेस से राका में आए, यानी राका बनी तब आए। फिर तीसरी बार जो है आप राणे निकला बाहर, और चौथी बार जो है हमारे शिंदे निकले हैं। लेकिन जब जब भी कोई लोग शिवसेना से बाहर निकले हैं, जो निकले हैं पार्टियों में जाकर के रहे हैं, तो उनकी ठीक रही, और जो पार्टियों में नहीं गए उनके बारे में आपको जानकारी ऐतिहासिक रूप से मिल जाएगी। अभी जो सवाल ये है कि शिंदे का ट्वीट पढ़िए। शिंदे ये नहीं कह रहा है कि हम शिवसेना छोड़ दिए, वो ये कह रहा है कि आप राष्ट्रवादी और कांग्रेस का साथ छोड़िए, भाजपा के साथ सरकार बनाइए, हमें बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व वाली शिवसेना चाहिए। अब इस पर अगर प्रश्न पर अगर चर्चा किया जाए तो बहुत बड़ी बात आएगी, लेकिन हम इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते। आपसे साफ बता दें कि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व के शाब्दिक अर्थ क्या है, हिंदू कोई धर्म है कि सनातन धर्म है, हिंदू को 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन सब चीजों के तरफ हम इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि किसी की भावना को तकलीफ पहुंच सकती है। तो किसी मजहब ने बंधुत्व को, भाईचारा को नहीं ठुकराया है, किसी मजहब ने सत्य को नहीं ठुकराया है, किसी मजहब ने इंसानियत को नहीं ठुकराया है, किसी मजहब ने किसी की मदद की बातें कही है। मजहब मुहज्जब है, धर्म जो है कुकर्म से रोकता है, इसलिए हम उसके तरफ नहीं जाना चाहते। तो शिंदे जी ने क्या कहा है कि हमें बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को वाली शिवसेना चाहिए। और आपको मालूम है उद्धव जी भी जो कार्य कर रहे हैं उसमें बाला ठाकरे साहब ठाकरे का हिंदुत्व कहीं नहीं गया है। केवल आपको तो मालूम है कि सरकार में जाने के बाद आदमी के अंदर मुलायमियत आनी ही चाहिए। जैसे पेड़ में फल लगता है तो उसमें झुकाव तो आ ही जाता है। तो जो सरकार में जाता है वो उग्र नहीं रह सकता है, और जो सरकार से बाहर रहता है उसे उग्र तो रहना ही पड़ता है, तो आक्रोश भी दिखाना पड़ता है, निर्दर्शन भी करना पड़ता है। तो इनको देखने का चश्मा बदल गया, क्योंकि अभी भी उद्धव जी बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों से बाहर नहीं है, मगर बाला साहब ठाकरे अपने जीवन में सत्ता से दूर रहे और इसलिए आक्रोशित रहे, उत्तेजित रहे, संघर्षशील रहे। और चूंकि हमारे उद्धव जी जो है सीधे सत्ता के मुख्यमंत्री बने, तो उनमें मुलायमियत का आना, मानवता का आना, नैतिकता का आना, ममता का आना स्वाभाविक है। और इसी को उन्होंने, आप जानते हैं आजकल इंसानियत पर जो चलने लगे उसे लोग कहते हैं कि हिंदुत्व छोड़ दिया है। तो अब आगे क्या कहा जा सकता अच्छा, मैं जो समझना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, अब से पहले भी मुसलसल अलग-अलग तरीके से कोशिशें ज़ाहिर है होती रहीं महाराष्ट्र की सरकार को परेशान करने के लिए। अब ये जो इस वक़्त की जो सूरत-ए-हाल है, एमएलएज़ एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी रूल्ड स्टेट गुजरात में है, और नहीं, आज नहीं, 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 आज वो गुवाहाटी में आसाम में है। अच्छा, गुवाहाटी आसाम। ये एमएलएज़ यहाँ से गुजरात से आसाम चले गए हैं? हाँ, 2 बजे रात को निकाल करके आसाम भेज दिए गए। अच्छा, तो आसाम में भी ज़ाहिर है उन्हीं की सरकार है। हाँ। उन्हीं की सरकार है, वो शायद जोग्राफियाई तौर पर दूर ले जाकर के ज़्यादा सेफ समझते होंगे महाराष्ट्र से। तो खैर, ये बार-बार बीजेपी की तरफ से कोशिशें सरकार को गिराने की अलग-अलग तरीके से मीडिया के ज़रिए भी हुई, रिपब्लिक टेलीविज़न का जो हाँ। कुछ रोल था वो आपने देखा। अब आप कहाँ महसूस कर रहे हैं? चूँकि पूरा देश जो सेकुलर ज़हनियत की पार्टियाँ या लोग हैं, वो महाराष्ट्र की सरकार को एक तरह से बीजेपी के इस रेले के सामने डट कर के खड़े होने वाले नमूने के तौर पर देख रहे थे और देख रहे हैं अब तक भी। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में अगर कोई तब्दीली आई तो मुल्क की सियासत पर क्या कुछ असर होगा? क्या है? देखिए काजवी साहब, ये बात सत्य है कि जब ये सरकार बनी तो पूरा भारतवर्ष आदरणीय शरद चंद्र जी पवार के तरफ देखने लगा, और उन्होंने ये माना कि पवार साहब के इन कार्य से सेकुलर ताकतों के बीच में एक ताकत पैदा हुई, और विशेषतर से अल्पसंख्यक समुदाय ने तो इस पर बड़ी खुशियां मनाई, और उनके जेहन में ये बात गई कि इस तरह की सरकार अगर
महाराष्ट्र में बन सकती है तो हर जगह भी बना करके भाजपा को दूर किया जा सकता है। ये चीजें पैदा हुई। लेकिन आप ये जानते हैं ना कि कहीं भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह जब हम 3-4 विचारधारा के लोग एक जगह होते हैं तो खटपट खटपट चलती है। और सबसे बड़ी बात आपको एक छोटा-सा उदाहरण देते हैं कि एक नाव पर माँ बेटे दोनों सवार थे। मगरमच्छ ने बच्चे को पकड़ लिया। हुँ, जब पकड़ लिया तो माँ सोचती है कि मैं बच्चे को बचाऊं, मेरा बच्चा जिगर का टुकड़ा है। और जब बच्चा नहीं बचने लायक हुआ तो माँ ने कहा मैं अगर बची रहूंगी तो दूसरा बच्चा पैदा होगा, इसलिए वो बच्चे को फेंक दी। हुँ, ठीक उसी तरह से हम आज की स्थिति में हैं। सरकार को बचाएं या हमारा एकता बची रहेगी तो नई सरकार हम पैदा कर सकते हैं। हुँ, लेकिन अभी ये सोच के बीच में है, ये अभी संभावनाओं के बीच में है। अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं है कि सरकार एकदम चली ही गई, बच हुँ, नहीं पाएगी, या बची ही गई, चली नहीं जाएगी। ये तो हुँ, संभावनाओं के बीच में है। हुँ, लेकिन एक बात सत्य है कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार ने जो खेल खेला था, जिसको देख करके भारत के लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा हुआ है और आज उसी चीजों को थोड़ा बिखरते हुए देखते हुए नजर आ रही है, तो भारत भी इसी तरफ दृष्टि डाले हुआ है। लेकिन इस दृष्टि में भी मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद पे रहना बेहतर है और हर आदमी की नजरें जो है आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब की तरफ लगी। हुँ। अच्छा, एक बात बताइए कि ये सरकार एक चीज़ में बड़ी माहिर नज़र आती है कि जब किसी एक इश्यू में उलझते हैं तो दूसरा अचानक एकदम आता है और पिछला इश्यू लोग भूल जाएँ, मीडिया में भी डिस्कस ना हो। अभी हम अग्निवीर और अग्निपथ के बीच में थे। पूरा देश उसी पर चर्चा कर रहा था। पूरे देश में आक्रोश भी नज़र आ रहा है जवानों में। उधर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस बीच में ये शिवसेना का खेल जो अचानक हुआ, ये कोई ख़ास टाइमिंग के साथ हुआ या इसके लिए पहले से कुछ अंदर-अंदर तैयारियाँ चल रही थी? क्या ये इसे ये अचानक समझा जाए या बहुत पहले से ये काम हो रहा था? देखिए, जिस दिन से सरकार बनी उसी दिन से ये योजना चल रही थी। हुँ, पैदा होते ही सरकार के पीछे जो है इस तरह के लोग लग चुके थे कि सरकार को कब गिराया जाए। लेकिन ये संयोग भी होता है और कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए दोनों घटनाएँ अपने आप पैदा हो जाती हैं। हुँ, आज जो अग्निपथ और अग्निवीर वाले मुद्दे पर जो देश जल रहा है, उसमें राजनीतिक ये जो चीज़ें हैं, वो थोड़ा-सा उधर से राजनीति की सोच रखने वाली की दृष्टि को हटाया है। आज ये सरकार बचे गिरे ये देश के बेरोजगारों के सामने ये समस्या नहीं है। हुँ, जो अग्निपथ के बारे में विरोध कर रहे हैं उनके सामने ये समस्या नहीं है। ये समस्या जो राजनीतिक पंडित जो बैठ करके मीडिया पर थोड़ा-सा चर्चा की मूड बनाते थे, वो चर्चाएँ दूर हो गई हैं और केवल महाराष्ट्र की सरकार चर्चा में आ गई है, अग्निपथ के मुद्दे चले गए। देखिए, हुँ, आपने अग्निपथ की बात छेड़ी है, तो बहुत से आजकल वीडियो ये चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, मैं उधर नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात आपको साफ बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मिलिट्री के लोग भी 45 वर्ष में रिटायर होते हैं, 40 में होते हैं। उसके बाद इनको कहीं सिक्योरिटी का जॉब या जैसे जैसे रैंक होता है सिक्योरिटी ऑफिसर या कुछ बना दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश का परसों का आंकड़ा है, आप देखिएगा 6,000 वहां पर सैनिक रिटायर हुए हैं। उनमें से करीब 6 आदमी को सिक्योरिटी का जॉब मिला है, बाकी कुछ नहीं। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो चीजें हैं, मगर इसमें एक अंदेशा जा रहा है। अंदेशा ये जा रहा है कि जैसे आप देख रहे थे कि सिर्फ ये आरएसएस के लोगों की शाखाएं लगती हैं। डंडा सीखो, डंडा सीखो, गोली गोली चलाना सीखो। शायद उनकी शाखाओं को सरकार सिखाए, इसलिए ये अग्निपथ का मामला लाया गया है कि इनको भर्ती करा दो, 4 साल में एक पूंजी भी दे दो और ये आरएसएस के लोग रहेंगे। ये कहीं काम नहीं पाएंगे तो फसादात करने में आगे आगे तो रहेंगे। शायद ये भी एक हुँ, अंदर से दृष्टिकोण इसमें काम कर रहा है। लेकिन यह भारत है और भारत के अंदर जो है कितना भी हो, मानव के मन में ममता रहती है। आप बंदर को देख लिए गिर के मर जाता है तो चलने वाले आदमी कहते हैं ओहो बेचारा मर गया। बेचारा शब्द आ ही जाता है। और ये बात मैं आपसे बताऊं, एक दिन
एक बच्चे के हाथ की रोटी लेकर एक बंदर भागा, जैसे उछल रहा था, बिजली के तार से टच हो गया, गिर के मर गया। तो वो माँ कहने लगी, अरे रे रे रे! ये मर कैसे गया? कहीं मेरी जुबान काली तो नहीं है? तो हमारे यहाँ कभी-कभी मानवता का बोध जो है, होने लगता है, और इसीलिए भारत में अभी भी मानवता जीवित है, नैतिकता जीवित है। वरना आरएसएस तो इसे कभी ही का मार के फेंक दी होती, क्योंकि 19 से 25 से ही ये काम शुरू है। मैं उसी पर आने वाला था कि जिस तरह से आपने एक आशंका जताई, इसी तरह से बहुत से लोग कह रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि ये आरएसएस का कैडर तैयार करने की कोशिश हो। बंदूक इसमें की। इसमें 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 आजमी साहब एक बहुत बड़ी बात आई है। हाँ। अभी आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि वो लोग भर्ती नहीं लिए जाएंगे हम्म। जो इन आंदोलन में शामिल है या जिन पर गुनाहें दर्ज है। अब हम्म। इसमें ओबीसी वालों से पूछो, क्योंकि हम्म। ये तो ओबीसी के बेकार लोग थे, हम्म। प्रशिक्षण वाले थे। ये हम्म। ओबीसी वाले, अब तुम नहीं लिए जाओगे तो ये भर्ती किनका होना है? फिर हम्म। भर्ती वो सवर्ण का ही होना है। तुम्हारे तो खत्म हो गए, तुम तो हाँ। वैसे भी खत्म हो गए। यानी हैं? वो सीधा सीधा रास्ता बन गया, हैं? आरएसएस के जो जी नजदीकी जी लोग हैं उनको भर्ती की जाती। जी लेकिन जी इस सब में देश की सुरक्षा का क्या होगा? देखिए, जो आदमी सिर्फ 4 साल की नौकरी के इरादे से उसे मालूम होगा कि 4 साल के बाद मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, क्या उसमें देश के लिए कुर्बानी देने की ख्वाहिश होगी? क्या वो उतना दिल लगा करके काम करेगा, या अगले 4 साल के बाद की प्लानिंग करेगा? क्या वो फौजी जो रिटायर होकर के उसकी शादी होगी, उसके बाद की जिंदगी उसकी कैसी होगी? क्या देश की सुरक्षा का क्या होगा फिर? देखिए आप, मैं एक शेर कहता हूं, उनसे उम्मीद की वो रंजो गम मिटा देंगे, लगेगी आग तो दामन से वो हवा देंगे। हम्म। आप उनसे बात कर रहे हैं देश की सुरक्षा की, जो देश ही को देश नहीं समझ रहे हैं, बेच रहे हैं। जो देश को देश न समझे, बेचने का काम करें, उनसे आप सुरक्षा की बात करते हैं। इनके सामने बेरोजगारी प्रश्न नहीं है, विकास प्रश्न नहीं है, और राष्ट्र की सुरक्षा प्रश्न नहीं है। अगर प्रश्न होता तो चीन हमारे अंदर कितना ढुक के आ चुका है, इस पर हम्म। भी कोई बात नहीं है। इनके सामने केवल हिंदू राष्ट्र बनाने की चिंता है, हम्म। हिंदू राष्ट्र बनाने की चिंता है, और नाम बदलने की चिंता है। अरे भाई, आज भी तो तुम्हारा ही राष्ट्र है, केवल संविधान सेकुलर है, काम तो वही कर रहे हो। वो हम्म। पत्थर चला रहा है तो घर गिरा रहे हो, और जो ट्रेनें फूकी गई, बसें लूटे गए, पथ फूके गए, उनके ऊपर आप क्या कर रहे हो? कर हम्म। तो वही रहे हो जो हम्म। तुम चाह रहे हो, केवल हम्म। नाम नहीं बदल पा रहे हो, इसकी चिंता है। नाम शहरों का बदल दो तो विकास हो जा रहा है, नाम बदल जाएगा राष्ट्र का, विकास हो जाएगा। इनसे आप ये उम्मीद ना रखें। हम्म। ये दत्तक पुत्र हैं। आप पूछेंगे, विद्रोही जी आप दत्तक पुत्र कैसे कह रहे हैं? हम्म। ये अंग्रेजों के भी दत्तक पुत्र थे, हम्म। और आज भी ये दत्तक पुत्र हैं। हम्म। ये केवल जिस तरीके से अपने ब्लड से पैदा न होने वाला बेटा न हम्म। माँ बाप की इज्जत करता है, न कुछ करता है, ठीक हम्म। उसी तरह न ये राष्ट्र की इज्जत कर रहे हैं, न राष्ट्रीयता की इज्जत कर रहे हैं। ये दत्तक पुत्र की तरह से हैं, सत्ता को दत्तक में लिए हुए हैं, और लेने के बाद आप देखिए इनका क्या क्या है, क्या कर रहे हैं। हम दो हमारे दो पर ही जी रहे हैं, और यही जीते रहेंगे। हमारा अपना आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हम और आप जो चीज को देख रहे हैं, देश की जनता नहीं देख रही है, देख रही है, मगर भय से, लोभ से, ईर्ष्या से, द्वेष से, काम से, कपट से घबरा रही। हम्म। अच्छा, इस वक्त आप क्या कहेंगे उन लोगों से जो जो किसी भी तरह से मुल्क में बदलाव चाहते हैं? अगर एक ऐसी सरकार जो 3 पार्टियों ने मिलकर के बनाई थी और सेकुलर बुनियाद पर है, अभी तो थी नहीं कहा जा सकता, हुकूमत है, तो इसमें देश भर में जहां भी कहीं जो सेकुलरिज्म की बुनियाद पर अब भी जीना चाहते हैं, उनकी उम्मीदें बहरहाल इससे कमजोर होंगी। इसमें क्या कुछ लोगों को मैसेज के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये शेर कह देना चाहूंगा कि आफताब छुप गया तो क्या, सुबह 9 जरूर आएगा। हम्म। वक्त का तकाजा है, थोड़ा इंतजार कीजिए। हम्म। ये वक्त का ये तकाजा है, थोड़ा इंतजार कीजिए। नफरतों को बीज को फेंको, हम्म। नफरतों के बीज को फेंको, हम्म। प्यार का व्यवहार कीजिए।
वक्त का तकाजा है, थोड़ा ये बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। चूँकि हम महाराष्ट्र पर ही ज़्यादा फ़ोकस रखना चाहते थे, काफ़ी बात हो गई और अभी चूँकि ये यकीनी कोई सूरत-ए-हाल नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा आप भी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमारा सबका अभी इंतज़ार का वक़्त है। देखते हैं क्या सूरत-ए-हाल होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आप हमें समय दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।